Hello friends, this is Manoj Ahuja from Gyanam Education. See, we have studied the part 4th of journal entry in last class. Now we have started the part 5. Okay, we have discussed trade discount and cash discount in the last class. See, but now in journal entries we know that the GST is also included. Okay, so transactions are recorded with GST. Okay, now we have to discuss first what is GST, how GST is treated in the journal entries. Okay, ठीक है, चलो हम आगे समझते हैं इसको कैसे ऐसे ट्रीट करना है, क्या है जर्नल एंट्री. वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट. ओके, देखो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? एक तो गुड्स, दूसरा सर्विस. इन दोनों के ऊपर एक साथ में एक ही टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया. ठीक है, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, फिर उसके बाद हम इस चीज़ को थोड़ा सा इजी वे में समझ पाएंगे. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं टैक्सेस कितने टाइप के हैं, तो टैक्सेस जो हैं हमारे वो दो टाइप के हैं. एक है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप, क्योंकि अभी जर्नल एंट्री का जो बेसिक पार्ट हम समझ रहे हैं, तो उसमें टैक्सेशन की नॉलेज एक लिमिट में चाहिए, उस लिमिट के अंदर ही हम इसे कवर अप करेंगे. ओके, डायरेक्ट टैक्स के अंदर फिलहाल जो हमारे टैक्सेस चल रहे हैं उसमें है हमारा इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी. ठीक है क्या डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स? देखो डायरेक्ट टैक्स अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, हम बुकिश लैंग्वेज जो होती है उस लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम फोकस करना चाह रहे हैं एक बार कि हमारी जो बेसिक लैंग्वेज है ना, क्या है बेसिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो डायरेक्ट टैक्स है जो हमें खुद जाके डायरेक्टली जाना है, गवर्नमेंट को कहना है कि ये लो हमारा टैक्स. ठीक है, मतलब बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते, किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकता. ओके, तो जब आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते तो वो आपका बेसिकली क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स. और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कहूँ, फॉर एन एग्जांपल जैसे अभी करंटली हमें सैनिटाइज़र की रेगुलरली नीड रहती है ना, तो सैनिटाइज़र लेने के लिए हमें जब जाना है तो आप देखते हो उसके ऊपर मेडिकल चार्ज जब लेते हो 50, 100 जो भी रुपीज़ का आपका सैनिटाइज़र आता है उसमें लिखा हुआ था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. इसका मतलब आप वो टैक्स एक्चुअली में उस मेडिकल वाले को दे रहे हो, वो फिर आगे जाके किसी जिससे भी वो परचेज कर रहा होगा उसको दे रहा होगा. मतलब एक चेन सिस्टम है कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराओगे, आप एक्चुअली में किसी और को. तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि बर्डन विल बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन, है ना. लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इनडायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन को ट्रांसफर कर सकते हो. तो अभी इसके अंदर जो एप्लीकेबल है वो GST. हालांकि पहले वाले टैक्सेस जो थे वो अभी फिनिश नहीं हुए हैं, स्पेसिफिक कुछ आइटम्स के ऊपर अभी भी पुराने वाले टैक्सेस एप्लीकेबल हैं, बट करंटली जैसे हमें पता है GST के बारे में पढ़ना है तो हम इसीलिए उसको साथ में समझ रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है GST. ओके, किस किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज. जितने भी गुड्स हम सेल करेंगे, जितने भी सर्विसेज हम सेल करेंगे, ठीक है, हो सकता है उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो. फॉर एन एग्जांपल रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको सर्विस भी दी जाती है और फूड को सेल भी किया जाता है. ठीक है, तो उन दोनों का मिक्सचर भी पॉसिबल है. ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट टैक्स GST ये एक्चुअली में क्यों बना, ऐसा क्या रीज़न था कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ी, या GST इतनी सारी बातें की जाती हैं, तो आप ज़रा सोच के देखें कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से हमें GST की ज़रूरत पड़ रही है. ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि ये चीज़ हमें अभी नीड है. ओके, हाँ जी, देखो जैसा कि अपने को पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो क्यों लाना पड़ा, इसके बारे में बहुत सारी रेगुलर बेसिस पे प्रॉब्लम आ रही थी कि ऐसी क्या ज़रूरत है GST की, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसके बिना हम नहीं चल सकते, है ना. तो एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि सर लगाएं नहीं लगाएं, है ना. तो ओवरऑल में हमने देखा कि जैसे इंडिया में 1 जुलाई 2017 से इसे एप्लीकेबल कर दिया गया कि हमें इसे GST पे करना पड़ेगा, जिसके साथ आपने सुना भी है कि 1 नेशन 1 टैक्स, इस तरीके की कुछ टेक लाइन्स भी बनी, है ना. बट एक्चुअली में नीड क्या थी? देखो मैं बहुत सिंपली वे में इसे बात करूँगा कि
जितने भी टैक्सेस जो चल रहे थे, जो एट द एंड सब्सिट्यूट होके जीएसटी के अंदर आ गए, जिन टैक्सेस को कंबाइंड करके जीएसटी के अंदर डाला गया, उन टैक्सेस से सारे लोग परेशान थे। फॉर एन एग्जांपल कि एक पर्सन जो गुड्स भी सेल करता है, सर्विस भी देता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, तो ऐसे उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में जो टैक्सेशन को संभालते हैं उनसे डील करना पड़ता था। तो उन्हें जब रेगुलर बेसिस पे इतने सब जगह पर डील करना पड़ता था तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल मैं देता, देखो पहले एक वैट चलता था, सर्विस टैक्स चलता था, सीएसटी चलता था, एक्साइज ड्यूटी चलता था, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस है ना। तो इतने सारे टैक्सेस जब होंगे तो डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे इनको कलेक्ट करने के लिए, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना बहुत टफ होता जा रहा था। तो इस सिचुएशन में हर कोई ये चाह रहा था कि सर ये सब को मिला दो और एक दे दो हमें, वन, जिसमें सब कुछ आ जाए, एक बार में हम चुपचाप टैक्स दे दें, एक ही डिपार्टमेंट हो, जब कोई प्रॉब्लम हो, डिस्प्यूट होता, कभी वैट डिपार्टमेंट वाले के डिस्प्यूट अलग चल रहे हैं, सर्विस वाले के डिस्प्यूट अलग चल रहे हैं, सीएसटी से अलग चल रहे हैं, मतलब इस तरीके से डिस्प्यूट्स का बहुत सारा काम था। तो इतनी प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती थी वो मल्टीनेशनल कंपनीज को आती थी। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में इसलिए पैसा नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि वो इतने सारे टैक्सेस से डरती थी। तो इतने सारे टैक्सेस से डरना ना पड़े और ईजी वे में सारी चीज़ें हो जाएं, ऐसा सोचा गया और एट द एंड इसे एप्लीकेबल किया गया इंडिया के अंदर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। ओके, अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो गया, उसे किस वे में हम एक्चुअली में जर्नल एंट्रीज के अंदर ला सकते हैं, कैसे उन्हें फोकस करना है, कैसे उसके ट्रांजेक्शन्स करने हैं। हालांकि जीएसटी बहुत बड़ी चीज़ है, इतना सा नहीं है जीएसटी, लेकिन जितनी नीड है मैं सिर्फ उतना ही आपको बताऊँगा, ठीक है। 11th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड नहीं होता, बट फिर भी एक बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि ये हमारा सिस्टम है। ओके, अच्छा, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक बार जीएसटी किस वे में लगता है उसका प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। प्रोसीजर कुछ इस तरीके का है, फॉर एन एग्जांपल कि जैसे आपको पता ही है कि मैन्युफैक्चरर जो है सबसे पहले गुड्स खरीद बनाता है, मैन्युफैक्चरर से जो है हमारा गुड्स जाता है किसके पास, होलसेलर के पास, है ना। होलसेलर से जाएगा किसके पास, रिटेलर के पास, और रिटेलर से जाएगा कहाँ, कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो इस तरीके की चेन है, इस चेन के अंदर सारी की सारी चीज़ें चलती हैं, जैसा कि आपको पता ही है। इसी के बेसिस पर ही सारे के सारे टेक्निक गुड्स में काम करता है। तो मैन्युफैक्चरर जैसे किसी चीज़ को बनाएगा, फॉर एन एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ने गुड्स को बनाया और उसकी जो कॉस्टिंग आई, कॉस्टिंग इन द सेंस कि उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें ऐड कर लिया है, मतलब वो सेल करने वाला है, सेल प्राइस कह सकते हैं से, ठीक है। सेल प्राइस जो उसकी थी वो उसने बना दी, मैं क्रॉस करके सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सेलिंग प्राइस जो है उन्होंने तय कर ली, मान लो 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ के गुड्स हैं, ठीक है। उसने होलसेलर को सेल किया और उसने इसमें, जैसे अपन जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी अपन एक फ़िक्स रेट ले लेते हैं। हालांकि जीएसटी की मैं जो रेट ले रहा हूँ ये रेट है नहीं, बट फिर भी अपन एक बार के लिए ले लेते हैं, चलो 10%, है ना, इजीली समझने के लिए। तो जीएसटी का 10% अगर हमने रेट ले ली तो 1,000 रुपीज़ का टैक्स लगा, टोटल मिला के 11,000 रुपीज़ में ये गुड्स किसको पहुँचे, होलसेलर को पहुँचे, ठीक है। अब होलसेलर को ये गुड्स पहुँच गए, होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर की जो कॉस्ट आई उसने कहा मुझे पड़े 11,000 रुपये, ठीक है। उसने उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, उसमें प्रॉफिट मार्जिन फॉर एन एग्जांपल होलसेलर ने इसमें 3,000 रुपीज़ ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये हो गए 14,000, ठीक। अब इस बार जब उसने फिर जीएसटी लगाया, क्योंकि अब वो रिटेलर को बेचने वाला है, तो 10% 1400, इस तरीके से इसने जीएसटी लगाया, ठीक है। तो टोटल हो गया 15,600 का। अब ये 15,600 में किसको मिला, रिटेलर को, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट आई 15,400 हुआ, है ना, 15,400। तो 15,400 में इसको कॉस्ट आई। अब इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना था, है ना, इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया, मान लो 1,600 का। अब ये हो गया 16,000 का। इसने भी जीएसटी लगाया होगा, ठीक है, 10%, 1,600, कॉस्ट आ गई 17,600। इतने में पहुंचा कंज्यूमर का। कंज्यूमर को तो लेना था और यूज़ करना था, वो इतनी बातें प्रॉफिट मार्जिन और ये सब चीज़ों का उसको कोई मतलब नहीं है, है ना। मतलब एट द एंड आपके पास आ गया और आपने यूज़ कर लिया। अब ज़रा इनकी बात करते हैं।
मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। अगर मैं पूछूं कि मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया होगा, तो उसने दिया होगा गवर्नमेंट को 1000 रुपीज़। ये किसको पहुंच गए होंगे? गवर्नमेंट को। ठीक है। ऐसे ही जब होलसेलर की बात आई होगी तो होलसेलर से गवर्नमेंट ने कितने मांगे होंगे? 1400 कि लाओ 1400 का टैक्स कलेक्ट किया है आपने। ऐसे ही रिटेलर से मांगे होंगे कितने? 1600। ठीक है। तो ये इसने गवर्नमेंट को दिया होगा। लेकिन एक बात सोचो कि क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा ये जो 1400 का टैक्स लगा है ये 14,000 पे लगा है, इस 14,000 में हमने जो एडिशन कर रखा है 4,000 का है, जबकि 10,000 पे तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है ना? तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे लगना चाहिए ना। तो एक्चुअली में जीएसटी और पहले जो वैट काम करता था, ठीक है, वो भी कुछ इस टेक्निक पे करता था जो अब हम समझने जा रहे हैं। ये होलसेलर कहेगा गवर्नमेंट से कि सर देखो आपने मुझे 1400 रुपीज़ का टैक्स टोटल बोला, 1400 में से मैं 1000 रुपीज़ का टैक्स जो आपने ये होलसेल मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट किया है ये मैंने ही तो दिया था। ये देखो ना, इन्होंने मेरे से कलेक्ट किया था 11,000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ ये जो आपके पास पहुँचा है ये मेरे ही हैं, ये उसने नहीं दिए हैं। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? गवर्नमेंट आपको इस 1000 रुपीज़ का जो ये 1000 रुपीज़ कलेक्ट किया ना आपने, इस 1000 रुपीज़ का बेनिफिट देगी। ठीक है। वो बेनिफिट आपको जो यहाँ मिलेगा उस बेनिफिट को कहा जाता है इनपुट क्रेडिट। आपने जो टैक्स दिया उसकी इनपुट क्रेडिट मिलेगी कितने की? 1000 रुपीज़ की। तो बाकी के 400 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। करेक्ट? समझ आया क्या हुआ? अच्छा, सेम प्रोसीजर रिटेलर के साथ। रिटेलर ने कहा कि देखो सर 1600 रुपीज़ टोटल मैंने कलेक्ट किए हैं पर मैंने 14 तो दे दिए, आप मुझे सिर्फ अब 200 रुपीज़ टैक्स पे करने के लिए कह सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो 1400 रुपीज़ का पेमेंट किया गया था ना, इस 1400 की यहाँ पे क्या मिल जाएगी? इनपुट क्रेडिट। तो ये सिचुएशन यहाँ हुई। तो 1400 का इनपुट क्रेडिट मिल गया, बाकी का 200 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है। तो ओवरऑल में ज़रा देखें गवर्नमेंट के पास में टैक्स कितना कलेक्ट हुआ? 1, 2 एंड 3, 1000, 400, 200 टोटल मिला के जो फाइनल टैक्स 1600 अपन देख रहे थे जो कंज्यूमर से चार्ज किया गया था उतना ही गवर्नमेंट के पास पहुंचा। ठीक है। इस वे में जीएसटी काम करता है। ठीक है। ये जो जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे थे दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी, और ये जो आप पे कर रहे थे ये कहलाता है इनपुट जीएसटी। ठीक है। ये समझ में आ गया? इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका पूरा जीएसटी वर्क करता है। ठीक है। इसे ट्रांजैक्शन में कैसे लेके जाना है, कितने टाइप के जीएसटी होते हैं वो हम आगे समझते हैं। ठीक है। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जीएसटी को किस फॉर्म में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप ट्रांजैक्शन या तो करोगे इंटर स्टेट या फिर करोगे इंट्रा स्टेट। ठीक है। या तो विद इन स्टेट होगा या फिर विद इन 2 स्टेट कर देते हैं ना, विद इन 2 स्टेट और विथ अनदर स्टेट। तो अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डील करोगे तो इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा और इस सिचुएशन में इंट्रा। ठीक है। तो इंटर स्टेट जीएसटी और इंट्रा स्टेट जीएसटी, इन दोनों जीएसटी के बारे में अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ आपका दो इंट्रा स्टेट जीएसटी जब आप लगेगा तो सिचुएशन में आपके पास 2 टैक्सेस दिए गए हैं, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ठीक है। और यहाँ जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है आईजीएसटी। ठीक है। इस तरीके से टैक्सेस हैं। जो भी आईजीएसटी की रेट रखी गई है उसे ही 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। ठीक है। तो अब इस जीएसटी वाले पार्ट को ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डील किया जाएगा। ठीक है। चलो हाँ जी, देखो ये इसका मतलब है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये हमारा हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये अलग अलग टैक्सेस हैं, ये इंटर स्टेट की सिचुएशन में लगेगा और ये हमारा इंट्रा स्टेट की सिचुएशन में लगेगा। ठीक है। तो चलिए टैक्सेस को इम्प्लाइड किया जाएगा। हम एक एग्जांपल रखते हैं, जैसे अगर राजस्थान के अंदर है और हमने जयपुर से गुड्स बेचे और
फॉर एन एग्जाम्पल, जो एक एग्जाम्पल ये हो गया, है ना। और यहाँ हम जैसे बात कर रहे हैं कि राजस्थान में है, हम इसे एक स्टेट से हमने इसे गुजरात में भेज दिया, है ना, तो उस सिचुएशन में हमारा ये इंटर स्टेट जीएसटी आ जाएगा। ओके, अब इन जीएसटीज़ को जब एप्लीकेबल करते हैं, इनकी एंट्रीज करते हैं, वो कैसे एप्लीकेबल की जाएंगी, एक एग्जांपल दे देते हैं हम। परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 CGST and SGST is levied at the rate 9% each। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया गुड्स। ठीक है, हमारे पास गुड्स आए। गुड्स कौन सी प्राइस पे आते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे आते हैं तो नेम क्या यूज़ किया जाता है, परचेज। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है, अब इस एंट्री को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये समझो कि जीएसटी जब हम बात करते हैं तो एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। अभी अपन एग्जांपल में समझा भी था, फिर से मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ ताकि हम एंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं हो। इनपुट जीएसटी बनता है जब हम जीएसटी को पे करते हैं, आउटपुट जीएसटी बनता है जब हम जीएसटी को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने ऑब्वियसली जीएसटी को पे किया होगा। जब जीएसटी को पे किया होगा तो इनपुट जीएसटी बनेगा। ठीक है, और इनपुट जीएसटी बनेगा तो इनपुट जीएसटी हमारा डेबिट होगा क्योंकि हम उसे पे कर रहे हैं। इनपुट एक तो होगा CGST और एक आपका इनपुट SGST। इनपुट इसलिए क्योंकि आपको याद है बाद में इनपुट क्रेडिट मिल जाएगी हमें, है ना। तो 10,000 का 9% ये आपका हो गया 900। ये 900 हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से कैश जाएगी कितनी, 11,800। ठीक है, समझ आया। इस तरीके से हमारा ये एक ट्रांजेक्शन हुआ। ऐसे ही हम ट्रांजेक्शन करते हैं, गुड्स सेल भी कर सकते हैं ना। गुड्स सोल्ड फॉर ₹12,000 CGST, या CGST की जगह इस बार हम IGST कर लेते हैं। ठीक है, IGST एट द रेट 12%। ओके, पूरे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं आपको, एक बार मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आएगा कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आएगा, ऑब्वियसली गुड्स का तो प्राइस आएगा ही प्लस जीएसटी भी आएगा। चलो बाद में कर लेते हैं, इसे अपन एडिशन कर लेंगे। 2 हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से गुड्स गए। गुड्स जाते हैं तो कौन सी प्राइस पे जाते हैं, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे जाते हैं तो नेम क्या यूज़ होता है, सेल्स। ये हो गया 12,000। 2 आउटपुट IGST। अब ये जीएसटी कलेक्ट होगा ना हमें, तो 12,000 का 12% हमें जीएसटी कलेक्ट होगा। ओके, तो 12,000 का 12% कितना होता है, दिस इज 1440। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा जीएसटी कलेक्ट होगा। तो टोटल मिला के हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 13,440। ठीक है, तो ये हमारा दोनों हमने ट्रांजेक्शन्स देखे जिसके अंदर हमने एक में गुड्स परचेज किए और एक में गुड्स सेल किए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज किए हों। एक ये भी देख लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹25,000 IGST एट द रेट 12%। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास गुड्स आए। गुड्स कौन सी प्राइस पे आएंगे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे आएंगे तो नेम क्या यूज़ होगा, परचेज। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने के गुड्स आएंगे, 25,000। ठीक है, IGST हमने पे किया है इसलिए इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 12%, 3,000। हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कुछ नहीं गया, तो किसके पास से गया, राम के पास से गया। ठीक है, राम को हमने अपना क्रेडिट कर दिया 28,000, हमें उसे पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिक, ये सिर्फ हमने बेसिक ट्रांजेक्शन समझे हैं। ऐसे और बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमें अभी आगे समझने हैं जीएसटी के साथ में जो लगते हैं। जैसे सैलरी वगैरह पे तो नहीं, रेंट वगैरह पे हमारा जीएसटी लगता है। एक्सपेंसेस के अंदर भी बात हो रही है, रेंट पेड फॉर
2 लाख, मान लो पूरे साल का रेंट एक साथ दे रहे हो आप, ठीक है। एंड CGST ऑब्वियसली इसमें चांस नहीं है कि हमारा IGST लगे, CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रेंट पे किया और साथ में CGST और SGST भी किया, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट कितने का है आपका 2 लाख रुपीज़ का, और आपका इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, कितना कितना 2 लाख का 9% 18,000 टू कैश या बैंक, जैसे भी हम पेमेंट करना चाहें, ठीक है। बड़ा अमाउंट है तो नॉर्मली बैंक से होना चाहिए। 2,36,000 का पेमेंट हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इस तरीके से कई सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम आगे समझना चाहेंगे, ठीक है। रेंट है, सैलरी में तो नहीं जाएगा ऑब्वियसली, और भी जैसे कमीशन होता है उसके अंदर, ब्रोकरेज वगैरह जो हमारी लगती है उसके अंदर, या आप देखते हो जैसे आपके इंश्योरेंस वगैरह आप करवाते हो उसके अंदर भी GST वगैरह का आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि CGST SGST आपके ऊपर एप्लीकेबल किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब GST से रिलेटेड मुझे बेसिक कुछ ट्रांजेक्शन्स एक बार आपको बताने थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बड़े ट्रांजेक्शन पे हैवी ट्रांजेक्शन्स हम अभी पिक नहीं कर रहे। लास्ट के दोनों जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, एक हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का पढ़ा, एक GST का पढ़ा, उसे हम आगे नेक्स्ट क्लास में उसे कंबाइन करेंगे। एक बार पहले मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स और भी समझ लेते हैं, जर्नल को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें। बैड डेट्स, देखो बैड डेट्स क्या होता है। हम अगर किसी पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं और वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, बैंकक्रप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो हाथ खड़े कर रहा हूँ, आप जिससे चाहिए उससे पैसे ले लो, मैं तो नहीं दे सकता। तो इस सिचुएशन में आप उसे कोर्ट में ले जाओगे, है ना, केस करोगे उसके ऊपर, तो कोर्ट से वो इंसॉल्वेंट हो जाता है डिक्लेयर। उस सिचुएशन में आप अब उससे पैसे नहीं मांग सकते। वो अगर जो भी है कोर्ट डिसाइड करता है कि वो इतने पैसे दे सकता है ना, तो वो जितने भी पैसे आपको दे सकता है। इसमें नॉर्मली लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है उस लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम राम से जो पैसे मांगते हैं 50,000 रुपये, ठीक है, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा, तो आपसे वो लैंग्वेज जो यूज़ करेगा, रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रुपी, ठीक है, क्योंकि वो राम इंसॉल्वेंट हो गया है। लैंग्वेज में ये बात आएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 पैसा इन अ रुपी, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसा ना, तो 1 रुपये में जब 100 पैसे होते हैं तो 100 पैसे में 60 पैसे, मतलब 60% अमाउंट हमें मिल गया। और बाकी के पैसे कहाँ गए, बाकी के पैसे डूब गए, खड्डे में गए, ठीक है। तो हमारे पास जो पैसा आ गया, हमारे पास आ गया कैश अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज़। 30,000 कैसे आया, 50,000 का 60%। अच्छा, हमें राम से लेने कितने थे, हमें तो राम से 50,000 लेने थे, ठीक है। हमारे कितने 20,000 रुपीज़ डूब गए, कहाँ चले गए, बैड डेट्स में। बैड डेट्स हमारे लिए क्या होता है, लॉस क्या होता है, डेबिट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 20,000, 20,000 हमारे खड्डे में चले गए, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हमने ये बैड डेट्स की एंट्री की, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल ये हुआ 2017 में। 2018 में राम ने सोचा मैं अपना नाम खराब कर रहा हूँ, राम इतना शुद्ध नाम है मेरा, है ना, इतनी पवित्रता है मेरे नाम की, और मैं लोगों के पैसे खा रहा हूँ, ठीक है। 2018 में उसे जचा कि चलो मैं पैसे सबको वापस दूंगा, वो हमारे 20,000 रुपये हमें वापस देने आ गया, ठीक है। इस टर्म को हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। जिस राम के अकाउंट को हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, हमें तो पता था पैसा डूब गया, पैसा तो वापस आना ही नहीं है ना, तो उस पैसे को तो बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। अब अगर कोई पैसा आ रहा है, वो अब चाहे पूरे 20,000 दे या 10,000 दे, या फिर इंटरेस्ट मिला के 20,000 प्लस 5,000 25,000 दे, कुछ भी दे, वो सारा पैसा हमारा कैसे रिकॉर्ड होगा, कैश अकाउंट डेबिट। जितना मान लो 25,000 दिया, उसने बोला मैं इंटरेस्ट के साथ दूंगा सबको, ठीक है, तो राम नहीं आएगा, ठीक है। हमने मान लो कि रिसीव 25,000, ट्रांजेक्शन जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, रिसीव्ड फ्रॉम राम
25,000 एज बैड डेट्स रिकवर्ड, जो पहले पुराने पैसे थे वो आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे टू बैड डेट्स रिकवर्ड लिखेंगे, ना कि राम। ठीक है, राम का नाम यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, बाकी सब जगह ले लेना राम का नाम, पर यहाँ नहीं लेना। ओके, चलो, तो ये आपका बैड डेट से रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब एक ट्रांजेक्शन अपन समझ लेते हैं ड्राइंग्स का। देखो, ड्राइंग्स के ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूँ, ड्राइंग्स आपको पता है क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर करता हूँ। गुड्स, वैसे हम ड्राइंग समझ चुके हैं, ये अलग है थोड़ा। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अब तक जो पहले सीखा आपने, और जो था कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, अब की बार हम कर रहे हैं गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। जब गुड्स हमारे पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए जाते हैं तो सिचुएशन में क्या एंट्री होती है। देखो, ऑब्वियसली ये ड्राइंग्स है, तो इसीलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये हम पहले समझ चुके हैं कि ड्राइंग्स हमारी जो है वो डेबिट होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ड्राइंग्स डेबिट हो गई। टू, हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से गए गुड्स। गुड्स जाते हैं तो कौन सी प्राइस पे जाते हैं, गुड्स जाते हैं हमारे सेल प्राइस पे, है ना, जाने का नॉर्मली सेल प्राइस। लेकिन सोच के देखो कि बिजनेसमैन बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ कर रहा है, तो बिजनेस जब गुड्स विड्रॉ करने की सिचुएशन में बिजनेसमैन को गुड्स देगा तो सेलिंग प्राइस पे देगा या कॉस्ट प्राइस पे देगा। अगर मान लो सेलिंग प्राइस पे दे भी देता है तो प्रॉफिट कमाएगा किससे, बिजनेसमैन से प्रॉफिट कमाएगा। तो बिजनेसमैन से प्रॉफिट कमाएगा तो कल को वो प्रॉफिट वापस बिजनेसमैन को तो देना पड़ेगा। तो इससे बेटर है ना कि प्रॉफिट क्यों कमाना, बेटर है उसे कॉस्ट पर ही दे दो। ठीक है, तो कॉस्ट पर ही देना है। तो सिचुएशन में जब गुड्स कॉस्ट प्राइस पे जाते हैं तो उसे हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड, उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्राइस आएगी वो आपकी कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड होगी, ना कि सेलिंग प्राइस से। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन हुआ। इसमें ये भी ध्यान रखना, अगर आपने ये वाले गुड्स जो अभी ये घर लेके जा रहा है, अगर ये गुड्स आपने परचेज किए थे जीएसटी के साथ में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाले गुड्स थे, ये आपने देखो ये परचेज किए थे आपने, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10,000 इनपुट जीएसटी, ये सब अपन ने यहाँ पे डेबिट किए थे। तो उस सिचुएशन के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट जब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट जो आपने किया था, टू परचेज जो किया था आपने, इसमें इनपुट जीएसटी जो डेबिट किया था उस टाइम, उससे कैंसिल ऑफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल ऑफ क्या करना पड़ेगा, मतलब कि जैसे कि आप इस जीएसटी की बात कर रहे हैं तो टू मुझे यहाँ पे इनपुट सी जीएसटी टू इनपुट एस जीएसटी, मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि जीएसटी मैंने जो वहाँ पे डेबिट किए थे वो यहाँ क्रेडिट होके कैंसिल हो जाए। क्योंकि अगर कैंसिल नहीं होंगे तो वो उसका आपको इनपुट मिल जाएगा और आप उसकी इनपुट नहीं ले सकते, क्योंकि आपने उस गुड्स को विड्रॉ करके उस गुड्स के कंज्यूमर खुद को ही बना लिया। जब आपने किसी गुड्स के कंज्यूमर बन जाते हो तो फिर उसकी इनपुट आपको नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने आज थोड़े से कुछ ट्रांजेक्शन समझे हैं, थोड़ा सा जीएसटी समझे हैं। ठीक है, यहाँ तक का जो कंप्लीट पार्ट है इसे समझो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जब अपन समझेंगे, नेक्स्ट क्लास का जो अपन देखेंगे, उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो है फर्स्ट जो अपने कैश और ट्रेड डिस्काउंट, मतलब क्लास जो हमारी क्लास 4 थी और जो क्लास 5 अभी हुई है, ये दोनों क्लासेस का मिक्सचर बनके क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। उन क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू सो मच।